हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश वैष्णव, आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। हम बात कर रहे थे कक्षा 12वीं एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक की। इसमें जो अपना पहला चैप्टर है वो है ईंटें, मनके और अस्थियाँ। क्या? ईंटें, मनके और अस्थियाँ। इसमें अपन ने एक क्लास तो इसकी ले ली थी, उसमें हड़प्पा के बारे में अपन ने बात की थी। अब अपना जो इस क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो रहेगा अपने मोहनजोदड़ो। तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। इसकी बात करने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल जानते हैं कि कहाँ ये स्थित है, किसने इसकी खोज की, क्या इसका अर्थ है। तो अगर बात करें इसकी खोज की, इसकी खोज किसकी? मोहनजोदड़ो की 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। राखलदास बनर्जी राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। कब? 1922 में। तो आपको पता है कि हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है। और इस शब्द का अर्थ किसका? इस मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो शब्द है किस भाषा का? ये सिंधी भाषा का। और इसका अर्थ है मृतकों का टीला। और इसी शब्द को किसको? इसी को सुमेरियन भाषा में, मोहनजोदड़ो को सुमेरियन भाषा में या सुमेरियन लेखों में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है मेलुआ। किसका? मेलुआ। सुमेरियन मोहरों पर मोहनजोदड़ो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। बात करें इसकी स्थिति कहाँ पर ये स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। किस में? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लरकाना जिला, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में ये स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। सुमेरियन मोहरों पर इसके लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया। और ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अब बात करते हैं आगे। एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। क्योंकि आपको एक बार और बताता हूँ, एक बात यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कौन सी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? शहरी। जब आप राजस्थान के कुछ सभ्यताओं के बारे में पढ़ोगे, आहार सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ये सभ्यता थी, ये कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। जबकि हड़प्पा सभ्यता थी वो कौन सी थी? शहरी सभ्यता। तो ये शहरी थी। मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। अपन ने बात की थी कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ की बस्ती दो भागों में विभाजित थी। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो इसके दो हिस्से थे, जो नीचे मैप दे रखा इसमें देखते हैं ये। अब इसमें एक ये दे रखा है, इसका एक भाग ये तो इसको कहेंगे हम दुर्ग भाग। जो दुर्ग भाग था ये थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था, यानी कि मिट्टी के टीले पर ये स्थित था और ये चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ था। जबकि जो निचला भाग था इसका, ये नीचे स्थित था। इस पर किसी भी प्रकार की मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि जिस प्रकार
इस पर मिट्टी की कुर्सी देकर इस बाग को बनाया गया था। किस बाग को? दुर्ग बाग को। इस प्रकार इस बाग में किसी भी प्रकार की मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये दुर्ग बाग ऊपर स्थित था और जो नगरीय यानी कि जहाँ सामान्य लोग रहते थे वो निचला भाग था जो कि नीचे स्थित था। अब इसके बाद आगे बात करते हैं ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया। जो दुर्ग था उसको एक चार दीवारी से घेरा गया, जिसका अर्थ है कि निचले शहर से अलग किया गया था। यानी कि जो दुर्ग बाग था वह बाग और निचला शहर वाला बाग, दोनों बाग अलग अलग प्रकोष्ठ से घिरे हुए थे, दोनों अलग अलग थे। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाए यानी कि जो उसकी नींव या उसका जो फाउंडेशन है उसको बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी कि यहाँ पर इसको बनाने के लिए बहुत अधिक उनको श्रम की आवश्यकता यानी कि बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता पड़ी होगी। बहुत कुछ और देखिए, बहुत कुछ अब कुछ और देखिए। एक बार चबूतरों के यथा स्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया, उसके बाद उसके अनुसार कार्यान्वयन नियोजन के अन्य लक्षणों से मिट्टी शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। यहाँ की जो ईंटें थी वो दो प्रकार की थी। एक तो कच्ची ईंटें थी जो धूप में सुखाकर डायरेक्ट उनका काम निर्माण में लिया गया, और एक पक्की ईंटें थी जिनको भट्टी में पकाया गया। एक निश्चित अनुपात की होती थी, यानी कि जो ईंटें थी इनका एक निश्चित अनुपात होता था, जैसे 2:4, 8:6, ऐसे इनका एक निश्चित अनुपात था। जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी बस्तियां थी उन सभी बस्तियों में इस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया। अब नालों का निर्माण आपको बताएं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे मुख्य विशेषता है वहाँ की नगर नियोजन पद्धति। यानी कि वह नगर इस पद्धति पर यानी कि इस तरीके से बसे हुए थे कि आधुनिक कई नगर भी आज उस मॉडल को अपनाते हैं। तो वहाँ पर सबसे जो मुख्य व्यवस्था थी वो नालों का निर्माण, यानी कि वहाँ पर हड़प्पा वासी लोगों ने भी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी नालों का प्रयोग, यानी कि अपने घर से जो पानी निकलता था उसके लिए नालियों का प्रयोग किया गया था। घर की नालियाँ बाहर जाकर एक मुख्य नाले में मिल जाती थी। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता है। ये विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा नालियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया। अब ग्रिड पद्धति, एक बात और बताते हैं आपको बच्चों कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका नगर नियोजन था वो नगर नियोजन भी ग्रिड पद्धति पर ही आधारित था। उसको आप ऑक्सफोर्ड पद्धति कह सकते हो, ग्रिड पद्धति भी उसको कह सकते हो। अब ये ग्रिड पद्धति कैसी थी? कहने का तात्पर्य है कि इसका जो नगर नियोजन था वो या इसकी जो गलियाँ थी या नालियाँ थी ये सब एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कभी भी यहाँ के नगर नियोजन की एक मुख्य विशेषता ये भी है कि इनके मकानों के जो मुख्य दरवाजे थे वो कभी भी मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। वर्तमान में जैसे अपने समाज में यह है कि अब जो अत्यधिक मकान बन रहे वो मेन सड़क पर बनाए जा रहे हैं और उनका जो मुख्य दरवाजा है वो भी सड़क की तरफ रखा जाता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता थी
कि इनके मकानों के जो दरवाजे थे वो कभी भी मुख्य सड़क की तरफ उनका मुंह नहीं होता था। तो ग्रिड पद्धति होती है इस प्रकार एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी। सड़कें भी, नालियाँ भी, सब कुछ ग्रिड पद्धति पर ही आधारित थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। अब बात करते हैं दुर्ग बाग की। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस पर नियोजन में विविधताएं हैं भी हैं। धोलावीरा तथा लोथल दोनों कहाँ स्थित है? धोलावीरा और लोथल गुजरात में। जैसे स्थलों पर बस्ती किलेबंदी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से गिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है हर जगह दो भागों में थे, एक तो दुर्ग भाग और एक निचला भाग। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब जगह वह चार दीवारी से घिरे हुए थे। कहीं ऐसी जगह थी जहाँ दोनों भाग यानी कि दुर्ग भाग और निचला भाग एक ही परकोटे से घिरा हुआ था। कहीं ऐसी भी विशेषता थी कि दोनों में परकोटा नहीं था। तो कहीं ऐसी विशेषता थी कि निचला भाग तो परकोटे से घिरा हुआ था, या कहीं ऐसी थी कि सिर्फ दुर्ग भाग ही परकोटे से घिरा हुआ था। अपग्रह स्थापत्य यानी कि यहाँ मकानों की स्थापत्य शैली कैसी थी, किस प्रकार यहाँ के मकान बनाए गए। मोहनजोदड़ो का निचला आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से एक आंगन केंद्रित था, यानी कि यहाँ के प्रत्येक मकान में बीच में एक एक आंगन भी स्थित था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। जैसे ये मान लो आंगन है तो एक कमरा तो ये यहाँ, एक कमरा यहाँ और एक कमरा यहाँ और एक कमरा यहाँ, और बीच में क्या होता था? ये आंगन। एक यहाँ गेट होते थे इनके ये, और बीच में क्या होता था? आंगन। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम थे। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, यानी प्रत्येक घर में एक एक स्नानागार भी बना हुआ था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाए गए सीढ़ियों के अवशेष भी मिले, यानी कि ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए। कई आवास में कुएं थे। मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा सभ्यता से हमें कुओं के साक्ष्य भी मिले, यानी कि वहाँ के मकानों के अंदर भी उन्होंने कुएं खोद रखे थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या कितनी थी? 700, यानी कि मोहनजोदड़ो से कुल कितने कुएं प्राप्त हुए? 700 के लगभग। अभी इंडेक्स देखो। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। शहर आवास गली और नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाए गए ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता है। यहाँ की नालियों की ये विशेषता है। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करो, तो उसमें जिस प्रकार आप वहाँ की नालियों की विशेषताओं का वर्णन करोगे तो उसमें आप इस प्रकार करना कि यहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थी उन नालियों के परस में, यानी कि जिस प्रकार अभी सीसी या गिट्टी सीमेंट जो हम करते हैं उस प्रकार
उस समय इसके परस में यानी कि नीचे क्या बचाई जाती थी, कच्ची या पक्की ईंटें। अगर बात करें हम कालीबंगा सभ्यता की, तो वहाँ की नालियों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया और कई जगह पक्की ईंटों का प्रयोग भी किया गया। तो ये यहाँ की मुख्य विशेषता थी कि नालियों में पक्की या कच्ची ईंटों का परस प्राप्त हुआ और उन नालियों के ऊपर ढकान भी होता था, यानी कि नालियाँ ओपन यानी कि खुली नहीं रहती थी। एक बात ध्यान रखना, जो राजस्थान में अपने कौन सा स्थान है, कालीबंगा, कौन सा, कालीबंगा। तो ये याद रखना है कालीबंगा से क्या, कालीबंगा से कालीबंगा से कालीबंगा से लकड़ी की भी नालियाँ प्राप्त हुई। किसकी, सॉरी, लकड़ी की नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से। कालीबंगा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई। अब बात कर रहे थे हम कि मुख्य नाले में गारे में जमाए गए ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था, यानी कि उस ढक्कन को एक तरफ रख देते थे, सफाई कर देते थे, वापस नालियों को ढक देते थे जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया। वर्तमान में अपन भी देखते हैं कि आजकल बड़े बड़े नालों को ढकने के लिए वो बड़े बड़ी सीमेंट की पट्टियाँ होती है, उनसे उसको ढक दिया जाता है और जब सफाई करनी हो वापस उठाकर सफाई करके वापस उसको ढक दिया जाता है। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। अभी भी वर्तमान में कई मकानों में या कई गाँवों में देखना आप ऐसा होता है, जैसे किसी भी मकान से वहाँ का जो पानी आता है वो एक खड्डे में आता है, फिर उस खड्डे में एक लेवल पर आकर वो पानी पानी तो निकल जाता है और जैसे कोई भी धूल मिट्टी कुछ भी होता है तो उस खड्डे में जम जाता है। इस प्रकार की विशेषता यहाँ भी हमें देखने को मिलती है। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई। ये पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अब ये जो विवरण है किससे लिया गया, अर्नेस्ट मैके की एक पुस्तक है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जो 1948 में लिखी गई। जल निकासी प्रणाली केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियों में पक्की ईंटों से बनाई गई थी। लोथल में आवासों के लिए कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंटों का। और एक बात और मैंने अभी बताई थी कि कालीबंगा से भी हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, इसलिए कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन यानी कि गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है। और लोथल से भी यहाँ से ये साक्ष्य मिले, जबकि एक स्थान है बनावली, वहाँ से नालियों के साक्ष्य नहीं मिले। कौन सा, बनावली, यहाँ से हमें किसी भी प्रकार की नाली के साक्ष्य नहीं मिले। अब बात करते हैं आगे। ये एक इसमें चित्र दे रखा, ये इस प्रकार ये मकान बने हुए थे। ये कमरा, इधर भी कमरा, इधर कमरा, ये बीच में ये आंगन होता था। इस प्रकार यानी कि ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, एक दूसरे को ये समकोण पर काटते थे। अब दुर्ग 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 पर हम ऐसे संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इनमें से एक माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना जिसमें ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले नष्ट हो गए हैं, और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो इमारत है विशाल स्नानागार। कौन सी, विशाल स्नानागार। ये कहाँ की है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ये मानी गई है।
तो आंगन में विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। जैसे ये जलाशय है, इस जलाशय में आने के लिए एक तरफ से किधर से सीढ़ी थी, उत्तरी भाग की तरफ से। जैसे ये जलाशय मान लो, अब एक तरफ तो कहाँ से सीढ़ियाँ थी, उत्तरी भाग की तरफ से, और एक तरफ सीढ़ियाँ कहाँ से थी, दक्षिणी भाग की तरफ से। सिर्फ दोनों तरफ से इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी। इस प्रकार इस जलाशय का निर्माण किया गया था। इस जलाशय का जो प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था, सार्वजनिक। यानी कि ये जो था कैसा था, ये सार्वजनिक। मान लो जैसे हड़प्पा सभ्यता एक धार्मिक सभ्यता थी, तो यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होता था, कोई भी अनुष्ठान किया जाता था या कोई भी धार्मिक आयोजन किया जाता था, तो यहाँ पर सामूहिक स्नान किया जाता होगा। इस प्रकार का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ से सीढ़ियां लगी हुई थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे ये जलाशय है तो इसका जो ये भाग है बीच का, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, तो ये जो भाग है इस भाग में, इस भाग में इन्होंने जिप्सम और बिटुमिन्स का प्रयोग किया गया, और यहाँ पर पक्की ईंटें बचाकर उसके ऊपर किसका प्रयोग किया गया, जिप्सम और एक बिटुमिन्स। अब क्यों किया गया, क्योंकि उस समय अंबुजा, बिरला, श्री राम, ये सीमेंट तो चलता नहीं था, तो इसका प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि इससे जो पानी है उस पानी का रिसाव नहीं हो, यानी कि वो पानी एक तरह से स्थायी रूप से उसमें भरा रहे, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्तमान में प्लास्टर करते हैं, जो भी करते हैं, जो नीचे की तरफ बचाते हैं, उसमें इन्होंने जिप्सम का प्रयोग किया गया। तो गारे से इसे जलबद्ध किया गया। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली थी। गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत एक छोटी सी रचना है जिसमें 8 स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ये 8 स्नानागार भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने हुए, प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती है। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। यानी कि जो ये स्नानागार है या ये जो जलाशय मिला, इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। यानी कि यहाँ पर सार्वजनिक स्नान किया जाता होगा किसी त्योहार विशेष पर। अब सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब जो यहाँ की सामाजिक भिन्नता थी, इनकी जो भी सामाजिक प्रथाएं थी, उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की सावधान प्रक्रिया, यानी कि व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव का क्या किया जाता था, किस प्रकार उसका सावधान किया जाता था। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सावधान की 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी, जिनका हम आगे अब अध्ययन करेंगे। पुरातात्विक ये जानने के लिए है कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। क्या यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते थे। इन्हीं विधियों में से एक सावधान का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित भी होंगे। इनमें कई पिरामिड राजकीय सावधान के थे, जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। आप मिस्र सभ्यता को देखना, मिस्र सभ्यता में जो सावधान किए जाते हैं उसको किस नाम से जाना गया, मम्मी। अब मम्मी क्या है, मम्मी का मतलब मदर्स नहीं, ये मम्मी एक शब्द है। यानी कि जो मिस्र की सभ्यता थी, उस सभ्यता में जैसे मान लो किसी भी स्त्री पुरुष का निधन हो गया या वो मर गया, तो
जब उसको दफनाया जाता था तो उसको जलाया नहीं जाता था, गड्ढा खोद के उसको सभी आभूषण पहना कर वैसा का वैसा एक सजा दजा कर उसको दफन कर दिया जाता था। उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप भी किया जाता था जिससे उस शव का कुछ भी नहीं बिगड़ता था। तो इसी पद्धति को क्या कहा गया? मम्मी। जो कहाँ की सभ्यता में इसका प्रयोग होता था? मिस्र की सभ्यता में, जो हड़प्पा के सभ्यता के समकालीन थी से परिचित है। इनमें से कुछ पिरामिड राजकीय शवाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग मिले या जो लोग यहाँ जिनका निधन होता था उन लोगों को आमतौर पर दफनाया जाता था, यानी गड्ढा खोद कर उनको दफना दिया जाता था। एक बात बताऊं, मोटे तौर पर यहाँ पर शवाधान की कितनी 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली पद्धति थी वो थी दाह संस्कार, यानी कि व्यक्ति को अग्नि में जला दिया जाता था। दूसरी थी वो दफनाने की, यहाँ पर जो दफनाने की क्रिया थी वो भी यहाँ पर अपनाई जाती थी। और जो तीसरी थी वो थी, यानी कि इसमें व्यक्ति को आधा जला दिया जाता था और जंगल में छोड़ दिया जाता था, जो जंगली जानवर उसको खा जाते थे। इस प्रकार यहाँ पर 3 प्रकार से शवदान किया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या ये विधियां सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। कुछ कब्रों से में मृदभांड तथा आभूषण मिले जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शवाधान से आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कई ऐसे शवाधान मिले जिनमें महिलाओं को आभूषण या पुरुषों को भी आभूषण सहित दफना दिया गया है। 1980 के दशक के मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान में कुछ उत्खननों में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1980 के दशक में हड़प्पा कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जेस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण भी मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब विलासिता की खोज, वस्तुओं की खोज, यानी कि इनका जो जीवन था वो किस प्रकार का था, किस प्रकार का आनंदमय जीवन था, ये मतलब किन किन चीज़ों में आनंद की खोज करते थे। तो सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी पूरा वस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पूरा तात्विक मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा जो डेली काम में ली जाती है उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? रोजमर्रा की वस्तुएं। तो रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाए गए हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं की कीमत मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी है। इस प्रकार फायांस घिसी हुई रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, इसको किस नाम से जाना गया? फायांस, यानी कि घिसी हुई रेत अथवा बालू, यानी कि बालू रेत जो होती थी वो और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से को पकाकर जो पदार्थ बनाया गया उसको किस नाम से जाना गया? फायांस के नाम से। के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं तकलिया, फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थों से बनी मिलती हैं। क्या हम इसका वर्गीकरण उपयोगी तौर पर उपयोगी या विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी
पूरा वस्तुओं के विवरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। बस्तियों में ये विरले छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलती है। उदाहरण के लिए फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। यानी कि ये जो सुगंधित द्रव्य होता था उसको रखने के लिए फायांस के जो पात्र थे उनका प्रयोग किया गया होगा। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचियों से प्राप्त हुए। अब बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त में किया गया। यानी कि जो सोना यहाँ से मिला वो संचय से, यानी कि एक तरह से उसको इकट्ठा किया गया। जैसे अभी वर्तमान में अपन सोने के आभूषण उनको संचय करके एक किसी भी पात्र में या कहीं आलमारी में रख देते थे। इसी प्रकार हड़प्पावासी लोग उनको किसी घड़े में उन आभूषणों को रखते थे। तो जो संचय शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? वस्तुओं के लिए प्रयुक्त में किया गया। संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें प्राप्त नहीं किया तो ये सब तब तक अपने स्थान पर ही रहते थे जब तक कोई पुरातात्विक इन्हें खोज नहीं निकालता था। अब इसके बाद है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो दोनों क्लासें हैं ये क्लासें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी त्रुटिवश कोई अगर बोलने में गलती हो गई हो या लिखने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि अगली क्लास में उस चीज़ का समाधान अच्छे तरीके से किया जा सके। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।